कैसे हो? गुड. सो बच्चों, दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑन रे ऑप्टिक्स एंड 33rd लेक्चर ऑफ दिस 45 डेज क्रैश कोर्स, जिसमें मैंने आपसे वायदा किया है कि आपको सारा प्लस टू का सिलेबस बोर्ड एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड सारा अच्छी तरह रिवाइज करवा दूंगा, जिसमें सभी तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके पास डेरिवेशन जानी है, जो थोड़े न्यूमेरिकल जाने हैं, 1 मार्क के कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आनी है, सभी मैं आपके साथ एक एक चीज़ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ. सो लास्ट लेक्चर में बच्चों मैंने आपके साथ कर्व मिरर डिस्कस किए थे. तो कर्व मिरर में उसका मैंने मिरर्स के लिए मिरर फार्मूला ड्राइव किया था. क्या था मिरर फार्मूला? दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v plus 1/u. v is the distance of image, u is the distance of object, f is the focal length of that mirror. So इसे मैंने बहुत कैसे डिराइव किया था? एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले ली. पॉइंट ऑब्जेक्ट से मैंने क्या किया? एक रे ले ली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहां से पास की? फोकस में से पास की. एक मैंने रे क्या किया? किसी भी एंगल के ऊपर फॉल करवाई, और वो क्या है? आफ्टर द रिफ्लेक्शन उसी एंगल के साथ हमारे पास रिफ्लेक्ट कर कर आपके पास सेम मीडियम में वापस आ गई थी. तो यहां से फिर मैंने क्या किया कि आपके पास दो ट्रायंगल्स ले ली थी. दो ट्रायंगल्स लेकर वहां पे एंगल्स लेकर आई अल्फा बीटा गामा में रिलेशन ड्राइव कर लिया था. तो आपके पास वहां से प्रूफ हो गया था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. क्लियर? और दिस कैन आल्सो बी रिटन एज 2/r इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. यहां से मैंने कहा था कि जो डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज वो क्या है? v माइनस u और u माइनस v है. डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल इमेज दैट इज v प्लस u है. मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज इनफाइनाइट, और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज 0. मिनिमम डिस्टेंस 0, मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट है. क्यों कहा था कि मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट क्यों है? बिकॉज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, image is formed at infinity. When object is placed at center of curvature, image is formed at the same point. रियल इमेज उसी पॉइंट के ऊपर बन रही है, तो इसलिए मिनिमम डिस्टेंस 0 हो सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस इनफाइनाइट हो सकता है. तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि कनकेव मिरर के लिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पोल के नजदीक जाती रहती है, आपके पास साइज ऑफ इमेज बढ़ता रहता है. और हर केस में क्या है? रियल इमेज ही बनती है इस केस में, एक्सेप्ट वन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस. उस केस को छोड़कर बाकी सभी केसेस में रियल इमेज बन रही है. और जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख रहे हो आप ऑब्जेक्ट को, उस समय जो इमेज है दैट इज फॉर्मिंग बिटवीन एफ एंड सी, स्मॉलर इन साइज, इन्वर्टेड, रियल बन रही है तुम्हारे पास. और जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख रहे हो, सेम साइज की, इन्वर्टेड, रियल, उसी पॉइंट के ऊपर इमेज बन रही है. जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हो, इमेज क्या बन रही है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है. अगेन इट इज इन्वर्टेड, रियल, लार्जर इन साइज. व्हेन यू आर कीपिंग एट फोकस, इनफाइनाइट के ऊपर इमेज बनेगी, रियल होगी, लार्जर इन साइज होगी. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, उस केस में वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड इमेजेस फॉर्म. क्लियर? उसके बाद मैंने डिफाइन किया था कि व्हाट इज दी, 3 तरह से मैग्निफिकेशन डिफाइन की थी मैंने. एक लीनियर मैग्निफिकेशन, एक सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, एक एरियल मैग्निफिकेशन डिफाइन की थी. व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन? क्या कहा था? इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ और हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. किसके बराबर आ गई थी ये? माइनस v/u, और दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई थी? f अपॉन f माइनस u, और इज इक्वल टू क्या आ गई थी? f माइनस v अपॉन f के इक्वल आ गई थी. एंड व्हाट वाज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, और दैट इज आल्सो नोन एज
एक्सियल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, इसे कैसे डिफाइन किया था? इट इज द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मींस लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द along the principal axis of the mirror। तो ये किसके बराबर आ गई थी? V2 minus V1 divided by U1 minus U2। और क्या कहा था कि in case here the size of object, length of object is very very small, तो आपके पास longitudinal magnification और axial magnification किसके इक्वल आ गई थी? दैट इज इक्वल टू dV by du, और दैट इज इक्वल टू क्या बन गई थी? माइनस वी स्केयर बाय यू स्केयर, दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्केयर, दैट इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ का होल स्केयर, और दैट इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन होल स्केयर। क्लियर? थर्ड मैग्निफिकेशन मैंने आपके साथ बात की थी, दैट इज द सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। अगर उस केस में कहा था कि इफ देयर इज ए टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट placed with this plane perpendicular to the principal axis, in that case its magnification is known as superficial magnification। It is defined as the ratio of the area of image to the area of the object, और this is also equal to क्या आ गई थी? linear magnification whole square आ गई थी। क्लियर? फिर मैंने एक आपके साथ ड्राइव किया था रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किसके इक्वल आ गया था? दैट इज इक्वल टू माइनस वी स्केयर बाय यू स्केयर के इक्वल आ गया था। दैट इज इक्वल टू क्या आ गया था? माइनस ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन होल स्केयर आ गया था, रेशियो द वेलोसिटी ऑफ इमेज टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक मैंने फॉर्मूला डेराइव किया था, दैट इज द न्यूटन्स फॉर्मूला। क्या कहा था? In case of concave mirror, if x1 is the distance of object from the focus of the concave mirror, x2 is the distance of image from the focus of the concave mirror, then focal length of the mirror f is equal to क्या आ गया था? under root of x1 into x2 आ गया था। In that case focal length of the mirror is f is equal to under root of x1 into x2। इस फार्मूले को क्या कॉल किया था? न्यूटन फार्मूला कॉल किया था। देखिए बच्चों, जो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर में मैंने आपको कहा क्या कहा है? इरेक्ट वर्चुअल डिमिनिश इमेजेस फॉर्म, एंड इन कन्वेक्स मिरर द फील्ड ऑफ इन ए कन्वेक्स मिरर द फील्ड ऑफ व्यू इज मोर वाइडर एज कंपेयर टू द प्लेन मिरर। ओनली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी इट इज यूज्ड एज द रेयर मिरर ऑफ द व्हीकल। कनकेव मिरर फॉर्म द रियल इरेक्ट वर्चुअल एंड इलार्ज मिरर्स, सो दीज आर यूज्ड बाय dentist for examining the teeth due to their converging property. Concave mirrors also used as reflectors in automobiles, headlights and searchlight. As focal length of the mirror, curved mirror, spherical mirror is half of the radius of curvature, depends only on the radius of curvature. It is independent of the wavelength of the light, so it is independent of the refractive index of the medium, and due to this the curved mirrors are not having the chromatic aberration। All follows that focal length of the spherical mirror in air or water or for red or blue light के लिए क्या रहेगी आपके पास? सेम रहेगी, because their focal length is independent of the wavelength of the light। बहुत ही अच्छा आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, कहता है इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस विच इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज formed by this mirror if its focal length is f। अगर इसकी फोकल लेंथ f है तो आपने वो डिस्टेंस बताना है जिस डिस्टेंस के ऊपर इमेज बनेगी। देखिए बच्चों, एक बार तो देखकर ऐसे लगता है कि ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट फोकस, तो इमेज कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी के ऊपर बनेगी, बट हियर द इमेज इज नॉट फॉर्म्ड इन्फिनिटी। इसने कहा है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस f फ्रॉम द at a distance x from the at a distance f of the from the convex mirror।
अब कन्वेक्स दिस जहां पे ये रखा है दैट इज नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर, बिकॉज फोकस ऑफ द कन्वेक्स मिरर क्या होता है, वर्चुअल होता है। अब इसमें u कितना है आपके पास, u इज हियर -f। मैंने आपको कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव ही लेते हैं। v आपने कैलकुलेट करना है, f क्या है इसका, f क्या है आपके पास, कन्वेक्स मिरर का f क्या होता है, f ही होता है, पॉजिटिव लेते हैं तो 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, 1/v प्लस 1/u। v आपने कैलकुलेट करना है, u कितना है, -f है, तो क्या बन जाएगा ये 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/f। तो इमेज विल बी फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ f/2। तो जब कभी भी देखो रिवर्स इज आल्सो ट्रू, अगर आपके पास इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आता है मिरर के केस में, इट मीन दैट वो इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज है। कन्वेक्स मिरर में वैसे भी क्या है, वर्चुअल इमेज बनती है। और अगर इमेज का डिस्टेंस मिरर के केस में नेगेटिव आता है, दैट मीन्स वो आपके पास क्या है, रियल इमेज है। रिवर्स इज आल्सो ट्रू, अगर रियल इमेज है तो उसका डिस्टेंस हम नेगेटिव लेंगे, वर्चुअल इमेज है उसका डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा ही क्या लेना है, आपने नेगेटिव ही लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, जब नथिंग इज मेंशन तो आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट ही है, तो रियल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर so that image is 3 times the size of the object। अब क्या कहा, फाइंड द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसने क्या कहा, फाइंड द पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर so that image is 3 times the size of object। इमेज का साइज 3 टाइम्स हो, मतलब m क्या हो, 3 हो। अब m यहां पे क्या हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्लियर, जब मैग्निफिकेशन आपके पास, रिमेंबर रियल इमेज की मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होती है, वर्चुअल इमेज की मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसने ऑब्जेक्ट इमेज तो बताया नहीं, कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में आपके पास एक केस में वर्चुअल इमेज भी बन सकती है, उसमें भी मैग्निफिकेशन होती है। तो आपके पास दो पोजीशंस होंगी ऑब्जेक्ट की, जिससे एक में रियल इमेज बनेगी और जिसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, -3। एक में वर्चुअल इमेज होगी जिसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी, +3। सो देयर विल बी 2 पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर दिस केस फॉर विच वी आर गेटिंग मैग्निफिकेशन इज 3। एक में +3, एक में -3। फोकल लेंथ क्या दी हुई है आपके पास, फोकल लेंथ इज गिवन दैट इज 30 सेंटीमीटर। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अब क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे, m इज इक्वल टू f अपॉन f माइनस u। पहले अगर +3 ले लें तो क्या आ जाएगा, -30। देखो जो चीज कैलकुलेट करनी होती है उसके ऊपर साइन कन्वेंशंस नहीं लगाते हैं। अब u हमने कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर साइन कन्वेंशंस नहीं लगाएंगे। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे आपके पास u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर आ जाएगी। एक तो ये पोजीशन आ गई, मींस ये पोजीशन आ गई आपके पास कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे लाई कर रही है, पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में लाई कर रही है। दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन पोल एंड फोकस, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी है इसकी, 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट 20 सेंटीमीटर। इट मींस दैट दिस इज द केस वेयर ऑब्जेक्ट इज लाइंग बिटवीन पोल एंड फोकस। और जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में पड़ी होती है तो उस समय क्या है, वर्चुअल इमेज ही बनती है। इट मींस दैट आप अपना आंसर अपने आप भी चेक कर सकते हो। इट मींस दैट जो आपने
u की वैल्यू कैलकुलेट की है वो बिल्कुल ठीक है। अब हमने एक इस केस में क्या ले लिया था, पहला केस क्या ले लिया, m इज इक्वल टू +3। अब दूसरे केस में क्या ले लें, अगर m की वैल्यू क्या हो -3 हो, -3 इज इक्वल टू -30 डिवाइड बाय -30 -u। यहां से आप u सॉल्व करोगे, you will get -40 सेंटीमीटर। u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर। नाउ दिस इज द केस व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस समय भी मैग्निफिकेशन होती है, तो इस केस में भी तो मीन्स ये आपके पास दो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आ गई। एक 20 सेंटीमीटर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे, जब एक ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर के ऊपर रखेंगे उस समय इट विल बी मैग्नीफाइड बाय 3 टाइम्स। लेकिन एक केस में रियल इमेज बन रही है, एक केस में वर्चुअल इमेज बन रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इट कैन बी आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन 2021। सुनिए क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। कहता है व्हाट मस्ट बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर to form an image of the sun 2 centimeter in diameter. The diameter of the sun may be assumed to be 1/100 of its distance from the earth. एक बार फिर क्वेश्चन सुन लिए। What must be the radius of curvature of a concave mirror to form an image of the sun 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सन की हमने इमेज बनानी है, कहाँ पे, कहाँ से, कनकेव मिरर से, और जो इमेज बनानी है उसका डायमीटर भी कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दिया क्या हुआ है, इट इज गिवन कि जो डायमीटर ऑफ द सन है इट मे बी अज्यूम टू बी 100, द डायमीटर ऑफ द सन मे बी अज्यूम टू बी 1/100 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ। कितनी डिस्टेंस, उसका डायमीटर कितने साइज का है, जितना इसका अर्थ से डिस्टेंस है उसे 100 डिस्टेंस है, जो आपके पास डायमीटर ऑफ द सन है। क्लियर। अब देखिए सन की इमेज कहां से बन रही है, कनकेव मिरर से बन रही है। इट इज अंडरस्टूड कि सन इज एट ए वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए कनकेव मिरर, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस के ऊपर पड़ी होती है कनकेव मिरर से, तो उसकी इमेज कहां पे बनती है, कहां बनती है बच्चों इमेज उसकी कहां पे बनती है, फोकस के ऊपर उसकी इमेज बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ये आपके पास सन है, इसका रेडियस कितना है, जितना ये डिस्टेंस है सन का अर्थ से, अर्थ के ऊपर कनकेव मिरर पड़ा हुआ है, उसका 100 है, डायमीटर उसका 100 है। इट मीन दैट उसका रेडियस क्या आ जाएगा, u/200 आ जाएगा। और इसकी इमेज कहां पे बनेगी, बहुत लार्ज डिस्टेंस के ऊपर होता है, तो इस इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। फोकस के ऊपर इसकी इमेज बन रही है। अब ये जो इमेज बन रही है इसका इसने क्या दिया हुआ है, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन 1 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब देखिए आपके पास ये एंगल कितना है, थीटा, और ये आपके पास क्या है, एफ है। अब हाउ इट इज डन, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/f, दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, u/200 अपॉन u। क्या आ जाएगा, u/200/u। तो आपके पास यहां पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू u कैंसल आउट हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/200, और f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर और 2 मीटर। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 4 मीटर आ जाएगा। क्लियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज आल्सो एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। इट कैन बी आस्क्ड इन दिस बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज इन नीट एग्जामिनेशन। सुनिए क्वेश्चन, ए थिन डॉट ऑफ लेंथ f/3
is placed along the principal axis of a concave mirror of focal length f such that its image, which is real, elongated, just touches the one end of the rod. Then what is the magnification? एक बार और क्वेश्चन सुनिए कि आपके पास एक थिन रॉड है, थिन रॉड, उसकी लेंथ कितनी दी हुई है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस थिन रॉड? 1/3 ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ दिस कनकेव मिरर. लेंथ कितनी दी हुई है? 1/3 ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर. अब इसकी जो इमेज बन रही है, दिस इज ए थिन रॉड गिवन हुज लेंथ इज f/3. कहता है इसकी जो इमेज बन रही है इलोंगेटेड है, इलोंगेटेड है और रियल है. और क्या हो रहा है इसका? एक एंड, वन एंड ऑफ दिस रॉड इज टचिंग टू इट. मतलब दिस विल बी द इमेज फॉर्म ऑफ दिस थिन रॉड हुज लेंथ इज f/3. कहता है जस्ट टचेज द एंड ऑफ द रॉड. कहता है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? तो क्या पूछा गया है? मैग्निफिकेशन इसकी पूछी गई है. क्लियर? अब इसकी मैग्निफिकेशन आपके पास निकालने के लिए हमें ये क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ये जो इमेज बन रही है, ये आपके पास जो इमेज बन रही है, इसकी हमें लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी. अगर हम इस इमेज की लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास क्या होगा? मैग्निफिकेशन कैलकुलेट हो जाएगी. अब यहां पे इस क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसने दी हुई है कि एक एंड इसको यहीं पे टच कर रहा है. मतलब इतने पोर्शन की इमेज जो है वो यहीं पे बन रही है. इस पोर्शन की इमेज अगर यहीं पे बन रही है, जिस पॉइंट की इमेज वहीं पे बनती है, वो पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट क्या होता है? दैट इज ऑफ 2f, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज आपके पास जहां पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर जो ऑब्जेक्ट पड़ी होती है उसकी इमेज वहीं पे बनती है. तो इट मीन दैट ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये डिस्टेंस जो है r के बराबर है और ये डिस्टेंस जो है 2f के बराबर है. क्लियर? और ये हमारे पास क्या है? दिस इज u. ये आपके पास क्या है? u है. और हमें क्या है? ये v कैलकुलेट करना है. ये आपने v कैलकुलेट करना है. क्लियर? अगर ये v कैलकुलेट हो जाता है, इस v में से 2f सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास l कैलकुलेट हो जाएगा. क्योंकि l किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू, फ्रॉम द डायग्राम इट इज वेरी क्लियर दैट v माइनस 2f है. l क्या है? v माइनस 2f है. क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब हम v कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस ऑब्जेक्ट का ये u किसके बराबर होगा? ये जो u होगा दैट इज इक्वल टू, u जो है दैट इज इक्वल टू 2f माइनस f/3. ये ना u, ये सारा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना है? ये 2f है. ये कितनी है? f/3. तो आपके पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2f माइनस f/3. दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5f/3 आ जाएगा. Now we will use our formula. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. What is here v? v हमने कैलकुलेट करना है. What is here u? u की वैल्यू क्या है? माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या लेंगे? नेगेटिव, माइनस f/3. फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर नेगेटिव होती है, f को क्या लेंगे? माइनस f लेंगे. तो यहां से आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी. v कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 5/2f आ जाएगा. v कितना आ जाएगा? माइनस 5/2f आ जाएगा. इस v की वैल्यू को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे. जब यहां पे हमने लेंथ निकालनी है तब साइन कन्वेंशन के साथ नहीं निकालनी. यहां पे जो v की वैल्यू नेगेटिव आई है, दैट इंप्लाई दैट कि आपके पास वर्चुअल इमेज है. तो आपके पास l की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी l की वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 5/2f माइनस 2f. तो ये कितना बन जाएगा? दैट बिकम्स f/2 बन जाएगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ
एल की वैल्यू आ गई। एल क्या है? दैट इज द साइज ऑफ इमेज। तो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या होती है? साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वो कितना दिया हुआ है? f/3। एल कितना आ गया? f/2 डिवाइड बाय f/3। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? दैट इज 3/2 आपके पास मैग्निफिकेशन आ गई। ये नेगेटिव आएगी आपके पास, दिस विल बी नेगेटिव। क्यों? आपके पास क्या है? रियल इमेज की मैग्निफिकेशन क्या होती है? हमेशा नेगेटिव होती है। क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक बार फिर समझ लीजिए, ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट दी हुई है। इस ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी दी हुई है? f/3 दी हुई है। और क्या कहा? इट इज प्लेस्ड along the axis of a concave mirror whose focal length is f in such a way that its image is formed whose one end is touching one end of the image is touching is the one end। एक एंड को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। तो कहता है देन व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। तो हमने क्या किया? जो एंड इसको टच कर रहा है, इट मीन दैट पॉइंट इज लाइंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 2f। तो उस डिस्टेंस का उस दूसरे एंड का हमें डिस्टेंस पता चल गया 2f। तो पहले एंड का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा मिरर से कितना है। कैसे? क्योंकि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन f/3। वो कैसे आ गया? 2f माइनस f/3 करके, दैट इज 5f/3। तो मींस एक पोर्शन का हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया, उसी पोर्शन का हमने क्या कर लिया? इमेज डिस्टेंस निकाल लिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। उस पोर्शन का v निकाल लिया हमारे पास। वो कितना आ गया? -5/2f आ गया। तो जब आपके पास ये टोटल डिस्टेंस v/2f आ गया, ये डिस्टेंस आपके पास 2f है, तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर ली? लेंथ ऑफ इमेज कैलकुलेट कर ली। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लीनियर एक्सियल मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ द इमेज टू द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। वहां से हमारे पास मैग्निफिकेशन कैलकुलेट होगी। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द रिफ्रैक्शन? यहां पे क्या था? रिफ्लेक्शन में क्या था कि एक रे किसी सरफेस के साथ स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में आ रही थी, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। होता क्या है? व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इन दैट केस इट इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ। वो अपने पाथ से क्या कर जाती है? डेविएट कर जाती है। तो मीन्स अगर आपके पास ये कोई बाउंड्री है, आपके पास यहां से रे क्या है आपके पास? ये दिस इज द एक मीडियम 1 है, दिस इज अनदर मीडियम। जब इस मीडियम से रे ऑफ लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 जाएगी, तो ये अपने पास से क्या करेगी? डेविएट करेगी। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो व्हाट हैपेंस? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट नेवर चेंज, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करती। दूसरे मीडियम में जाने से वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या कर देती है? चेंज कर जाती है। वेवलेंथ ऑफ द लाइट चेंज कर जाती है। ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन वेवलेंथ, इट इज डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ, सो दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्लियर? अब हम इन मीडियम्स को भी डिफाइन कर देते हैं। जो मीडियम जिसमें वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होती है, वो क्या क्या कहलाता है? रेयर मीडियम कहलाता है। और जिस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। मीडियम वेयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मोर, इट इज कॉल्ड रेयर मीडियम। वेयर वेलोसिटी ऑफ लाइट इज लेस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। बच्चों, जब आपके पास रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो उस समय इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, एंड व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैंने ये आपके पास इंसिडेंट रे है, दिस इज द इंसिडेंट रे। ये आपके पास क्या है? रिफ्रैक्टेड रे है। ये क्या है? नॉर्मल है।
अब मैंने आपको लाइट कहां से कहां की पास करवा रहा हूं, यहाँ पे बेंड्स करवा रहा हूं नॉर्मल की तरफ। इट मीन दैट ये वाला मीडियम क्या होगा, डेंसर होगा, ये वाला मीडियम क्या होगा, इरेजर मीडियम होगा। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल is the angle of incidence. Angle made by refracted ray with the normal is called angle of refraction. तो what are the laws of refraction? जैसे laws of reflection थे, पहला law सेम ही है कि incident ray, reflected ray, normal वहां पे क्या था, they lie in the same plane. Here also we are saying कि incident ray, refracted ray and normal lie in the same plane. Clear? Second law क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन ऑफ द एंगल, जो भी वो एंगल होगा उसका, वो हमारे पास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम एंड साइन ऑफ दैट एंगल इन दैट मीडियम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर सपोज कर लो दिस इज ए मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। This is a medium 2, its refractive index is μ2, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, μ1 into sin I is equal to क्या होगा, μ2 into sin R. This is also known as Snell's law, or here we can say sin I upon sin R that is equal to μ2 by μ1. Clear? Now आपके पास दिस इज आल्सो इक्वल टू क्या होता है कि दिस इज इक्वल टू रेशियो द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द रेशियो द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज आल्सो इक्वल टू द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब मैं यहाँ पे मीडियम 1 क्या ले रहा हूँ, रेयर मीडियम ले रहा हूँ, मीडियम 2 क्या ले रहा हूँ, डेंसर मीडियम ले रहा हूँ। Here what I will say कि C1 is greater than C2. Here also I is greater than R. I क्या है आपके पास R से greater है। Clear? और यहाँ पे C1 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी मैंने पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के चैप्टर में लिखा था, वेलोसिटी ऑफ लाइट यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट। इससे पहले C1 को हम मैंने अभी बतलाया आपके पास, when the ray of light is traveling from one medium to another medium, frequency of the light remains same। तो C1 को क्या लिख सकते हो, f lambda 1, C2 को क्या लिख सकते हो, f lambda 2। f is the frequency same है, तो this can also be written as lambda 1 by lambda 2। This is also equal to the lambda 1 by lambda 2। C1 can be written as 1 by under root of mu naught epsilon naught। C2 can be written as 1 upon under root of mu epsilon, under root of mu epsilon। So this is also equal to written as under root of mu epsilon upon mu naught epsilon naught। Clear? Just remember mu और mu naught nearly क्या होते हैं, equal होते हैं। तो epsilon upon epsilon naught क्या आ जाएगा, under root of epsilon r। What is here, epsilon r? This is the dielectric constant of the medium। So this whole is the Snell's law. It is very very important। सारी प्रॉब्लम्स, अगर आपको ये सारा का सारा एक्सप्रेशन याद है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं रिफ्रैक्शन की सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। पहले क्या है, साइन आई मीन्स है क्या, Snell's law, और सेकंड लॉ है क्या, प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू साइन ऑफ द एंगल in that medium that remains constant, mu into sin I is equal to constant। अब अगर सपोज करो this is medium 1, this is the medium 2, refractive index of this medium 1 is mu1, this is of medium, refractive index of medium 2 is mu2, तो यहाँ पे angle of refraction क्या है, R है, तो क्या कहेंगे, mu1 sin I is equal to क्या होगा, mu2 sin R, और sin I upon sin R this is equal to mu2 by mu1। This is also equal to the ratio of the velocity of light in medium 1 to the velocity of light in medium 2, C1 by C2। C1 क्या है, f into lambda 1,
C2 क्या है? F into lambda 2 because when the light travels from one medium to another medium, क्या constant रहता है? Frequency of the light remains constant. F is here constant. So this is lambda 1 by lambda 2. So here C1 can also be written as if it is an air. ये medium क्या है? Air है. ये कोई भी मीडियम है. एयर में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. और मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन नॉट. म्यू और म्यू नॉट की वैल्यू नियरली सेम होती है, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर आ गया, वेयर एप्सिलॉन आर इज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम. यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम जो है μ2 by μ1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? λ1 by λ2. और यहाँ पे क्या कह सकते हैं? μ2 λ2 इज इक्वल टू क्या है? μ1 λ1. और वी कैन से म्यू इंटू लैम्डा इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट है. म्यू इंटू लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है. और वी कैन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट. यहां से एक और बड़ी चीज क्लियर है कि अगर आपके पास ये जो है, अगर यहां पे देखें तो ये जो लाइट है व्हेन इट इज ट्रेवलिंग इन अनदर मीडियम इट इज डेविएटिंग इट्स पाथ बाय एन एंगल. ये जो टोटल एंगल है दिस एंगल इज आई, ये आर है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आई माइनस आर हो जाएगा. एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, वो किसके बराबर है? आई माइनस आर के इक्वल है. हियर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम के ऊपर नॉर्मली फॉल करती है तो दैट रे ऑफ लाइट विल गो अनडेविएटेड. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा? जीरो होगा. क्लियर? अब ये जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर सपोज कर लो इस मीडियम की थिकनेस कितनी है? टी है. ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बाय विच this is the perpendicular distance by which the incident ray is deviating from its path. इस distance को हम क्या कहते हैं? This distance is known as lateral displacement. What it is called? Lateral displacement. The perpendicular distance by which the incident ray is deviating from its path is called लेटरल डिस्प्लेसमेंट. अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को, ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है डी किसके बराबर आ जाएगा? टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर. दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. डी इज इक्वल टू टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर. आया कैसे? ये हम ट्रायंगल ले लें ए बी सी. ये हम एक ट्रायंगल ले लें ए बी सी. इस ट्रायंगल ए बी सी में व्हाट्स अबाउट बी सी अपॉन ए बी? बी सी अपॉन ए बी ये किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर. तो आपके पास बी सी क्या आ जाएगा? ए बी इंटू साइन आई माइनस आर. फिर हम एक ट्रायंगल ले लें ए बी डी. ट्रायंगल क्या ले लें? ए बी डी. एबीडी ट्रायंगल लेते हैं तो उसमें एडी अपॉन एबी क्या आ जाएगा? कॉस आर आ जाएगा. तो एबी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एडी बाय कॉस आर आ जाएगी. एडी की क्या है? थिकनेस ऑफ दैट मीडियम है, तो क्या आ जाएगा? एडी क्या आ जाएगा? टी अपॉन कॉस आर आ जाएगा. तो यहां से बड़ा क्लियर है. तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज बी सी किसके बराबर आ गया? टी इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर. एक बार फिर सुन लीजिए. We'll consider a triangle A, ये वाली ट्रायंगल ले लेंगे. दिस ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ले लिया. ए बी सी ट्रायंगल में बी सी जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसे हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट कॉल किया है. और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी किसके बराबर आ रहा है? दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू साइन आई माइनस आर के बराबर आ रहा है. क्लियर? एंड इन ट्रायंगल ए डी बी में, इस ट्रायंगल ए डी बी में ए बी की वैल्यू क्या आ रही है? दैट इज टी अपॉन कॉस आर आ रही है. तो ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दी.
तो आपके पास BC क्या आ गया, T इंटू साइन आई माइनस आर डिवाइड बाय कॉस आर. दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट और दिस इज आल्सो नोन एज लेटरल शिफ्ट. और एक्चुअली क्या है, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस by which the incident ray is deviating from its path when it is traveling from rarer to denser medium. अगर यही लाइट अगर हम देखो यहां पे अगर सपोज करो ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ सामने क्या है, अगर हम कोई प्लेन मिरर रख दें, यहां पे हम प्लेन मिरर रख दें, तो आपके पास ये जो रिफ्लेक्टेड रे है सेम पाथ अडॉप्ट करते हुए वापस उसी मीडियम में चली जाएगी. ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, सेम पाथ अडॉप्ट करती हुई आपके पास सेम मीडियम में चली जाएगी. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. व्हाट इट इज कॉल्ड, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. और यहीं से हम कहते हैं कि जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर रहा है आपके पास, इंक्रीज कर रहा है व्हेन इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम. क्लियर. अब देखिए अगर एक हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर सपोज कर लो कि दिस इज वी इफ वी राइट 1 म्यू 2, कहीं पे भी ऐसा लिखा हो 1 म्यू 2. 1 म्यू 2 का मतलब है कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, और ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1 है. अगर हम लिखें दैट इज 2 म्यू 1, इसका मतलब है कि दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, और ये किसके बराबर होता है, म्यू 1 बाय म्यू 2 होता है. वो देखिए कैसे, अगर ये अब देखिए मैं प्रूव करूंगा कि जो 1 म्यू 2 है, वैसे तो मैथमेटिकली बड़ा क्लियर है, 1 म्यू 2 जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या है, 2 म्यू 1 के बराबर है. देखिए बड़ा क्लियर है कि जब रे 1 से 2 मीडियम में जाएगी तो आपके पास 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1. ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर होगा. क्लियर. और फिर हमारे पास अगर 2 से 1 में आती है तो क्या लिखेंगे, 2 म्यू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू 1 बाय म्यू 2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आर बाय साइन आई होगा. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 1 म्यू 2 इंटू 2 म्यू 1, ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. तो दिस इंप्लाइज दैट 1 म्यू 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 म्यू 1 आ जाएगा. सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. क्लियर. अब यहां से बड़ा क्लियर है कि जब रे ऑफ लाइट आपके पास डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो रेस क्या हो रही है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है. रेस क्या हो रही है, दे आर बेंडिंग अवे. रिफ्रैक्टेड रे क्या है, नॉर्मल से अवे जा रही है. इसी कारण क्या होता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में पड़ी हुई है, उसको आप रेयर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या आपके पास रेज दिखाई देती है, वो उठी उठी दिखाई देती है. तो उसकी हमें एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखाई देती, उसे हमें क्या दिखाई देती है, उसकी हमें एपरेंट डेप्थ. जब हम उसको देखते हैं ऊपर से तो उसकी हमें एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है. तो हम यहाँ पे आज एक रिलेशन ड्राइव करेंगे. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ and apparent depth and refractive index of the medium. बच्चों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब रे ऑफ लाइट किसी भी डेंसर से एयर में आ रही है या एयर में डेंसर से आ रही है, जैसे अभी मैंने लिखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस चैप्टर. अब जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 1 म्यू 2 दिस इज इक्वल टू म्यू 2 बाय म्यू 1. अगर आपके पास ये एयर है, ये कोई मीडियम है, तो आपके पास म्यू 2 क्या हो जाएगा, सिंपल म्यू हो जाएगा. एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे. तो मतलब एयर से किसी मीडियम में आपके पास कोई लाइट जा रही है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज टेकन एज म्यू. क्या लिया जाएगा, म्यू. म्यू का मतलब है कि दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर है. अगर एयर के बजाय
अगर एयर की बजाय कुछ और है, सपोज कर लो आपके पास आपके पास ये ग्लास है, दिस इज ए ग्लास, ये ग्लास है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू जी है, और इधर आपके पास क्या है, लिक्विड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू एल है। तो उस केस में अगर आपके पास रेज जो है लिक्विड से ग्लास में आ रही है तो हम क्या लिखेंगे, एल म्यू जी। एल मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एल म्यू जी का मतलब दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। तो क्या लिखा जाएगा, ये म्यू जी डिवाइड बाय म्यू एल। तो म्यू जी का मतलब है कि दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। म्यू एल का क्या मतलब है कि दिस इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। क्लियर। अगर एयर से ग्लास में आ रही है तो ये म्यू जी लिखा जाएगा, एयर से लिक्विड में आ रही है देन इट इज सिंपली रिटन एज म्यू एल लिखा जाएगा। क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। तो मैं क्या बता रहा था कि आपके पास जब रेस डेंसर से रेयर में जा रही है तो दे आर बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी के कारण क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी डेंसर मीडियम में पड़ी होती है तो हमें एक्चुअल में उसकी एक्चुअल डेप्थ नहीं दिखाई देती, हमें उसकी जो है एपरेंट डेप्थ दिखाई देती है। तो नाउ आई एम गोइंग टू ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ, एपरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सपोज दिस इज ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी थिकनेस कितनी है, टी है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। जब कभी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखा है कि दैट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम विद रिस्पेक्ट टू क्या है, एयर है। सपोज हियर इज एनी ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ी हुई है, मतलब कितनी डेप्थ के ऊपर पड़ी हुई है, टी। मतलब ये जो टी है इसकी क्या है, रियल डेप्थ है। टी क्या है, इसकी रियल डेप्थ है इस ऑब्जेक्ट की। टी इज द रियल डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। अब एक रे क्या है हमारे पास, यहां से गई, नॉर्मली गई, तो दिस रे विल गो अनडेविएटेड। अनडेविएटेड क्या होगी, अपने पास से बाहर चली जाएगी। अनदर रे इज ट्रेवलिंग, सपोज इट इज फॉलिंग विद एन एंगल। कितने एंगल के साथ, नॉर्मल के ऊपर फॉल कर रही है, आई के साथ फॉल कर रही है। एज दिस इज ए डेंसर मीडियम, दिस इज ए रेयर मीडियम, तो ये रे क्या करेगी, बेंड्स अवे फ्रॉम द, जो रिफ्रैक्टेड रे होगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपके पास दो रिफ्रैक्टेड रेज आ गई, एक ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई, एक ये रिफ्रैक्टेड रे आ गई। These two refracted rays are appear to meet at this point. Means इस ऑब्जेक्ट की अगर बाहर से देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट की इमेज हमें यहां पे दिखाई देगी, उठी हुई दिखाई देगी। तो ये इसकी क्या होगी, दिस विल बी द, ये इसकी जो है एपरेंट डेप्थ होगी। दिस इज ए, दिस विल बी इट्स एपरेंट डेप्थ। क्लियर। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है वो किसके बराबर होता है, रिफ्रैक्टिव। हम प्रूव करेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या आएगा, टी अपॉन ए। किसके बराबर आएगा, टी अपॉन ए। टी इज द रियल डेप्थ और ए क्या है आपके पास एपरेंट डेप्थ है। कैसे आया, अब ये देखिए, ये एंगल आई है, ये आपके पास क्या है, आर है, ये आर है, तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास, आर होगा। ये आई है तो ये एंगल भी क्या होगा आपके पास, आई होगा। क्लियर। अगर मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ए बी आई, ये आई आर, फिर मैं आपको बता रहा हूं दीज एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। तो यहां पे जो आपके पास आर आ जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी अपॉन ए आई होगा। और आई किसके बराबर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ओ के बराबर आ जाएगा। तो यहां पे आई बाय आर, व्हाट इज इट, आई बाय आर, दिस आई बाय आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन ए आई। क्या आ जाएगा, आई बाय आर क्या आ जाएगा, दैट इज ए आई अपॉन ए ओ। ठीक हो गया। ए आई क्या है आपके पास, दैट इज इक्वल टू रियल एपरेंट डेप्थ है ए ओ क्या है आपके पास, रियल डेप्थ है, दैट इज टी। अब आई बाय आर, अब देखेंगे अगर हम इसके लिए स्नेल्स लॉ लिखें तो क्या आएगा,
म्यू इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या है 1 इंटू साइन आर है। दिस इज द स्नेल्स लॉ। म्यू क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, आपके पास आई है, और इस मीडियम का ये एयर है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आर है, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आर है। एज एंगल्स आर वेरी स्मॉल देयरफॉर म्यू आई इज इक्वल टू क्या है आर के बराबर है। तो यहां से वी कैन सी आई बाय आर किसके बराबर आ जाएगा, हियर आई बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय म्यू आ जाएगा। तो म्यू किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू टी बाय ए के इक्वल आ गया। क्लियर, नो प्रॉब्लम। एक बार फिर देख लीजिए, आपके पास मैंने आपको रिलेशन ड्राइव क्या कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या है, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ के इक्वल है। कैसे मैंने प्रूव किया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इट इज लाइंग इन ए मीडियम हुज थिकनेस इज टी, उसके बॉटम के ऊपर पड़ी हुई है, टी ही इसकी क्या है रियल डेप्थ है। एक रे मैंने क्या ले ली, नॉर्मल के लॉन्ग ले ली जो कि अनडेविएटेड गई, दूसरी रे मैंने एंगल आई एंगल के साथ फॉल करवा ली जो कि नॉर्मल से बेंड कर गई विद एन एंगल आर के साथ बेंड कर गई। ये दो रिफ्रैक्टिव रेज आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। सो इस सब्जेक्ट की इमेज यहां पे बन रही है, किस डेप्थ के ऊपर बन रही है, ए डेप्थ के ऊपर बन रही है, जिसे कि मैंने क्या कॉल किया है एपरेंट डेप्थ कॉल किया है। तो फिर मैंने इन ट्रायंगल ए बी आई में आर की वैल्यू लिख दी, दैट इज ए बी अपॉन आई। इन ट्रायंगल ए बी ओ में आई की वैल्यू लिख दी, दैट कम्स ए बी अपॉन ए ओ। इन दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया, आई बाय आर क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू ए आई अपॉन ए ओ आ गया, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया ए बाय टी आ गया। आई बाय आर, अब मैंने स्नेल्स लॉ यूज कर लिया, आई इंटू म्यू दैट इज इक्वल टू 1 म्यू इंटू आई दैट इज इक्वल टू 1 इंटू आर आ गया। तो ये मैंने जो स्नेल्स लॉ जब यूज किया, आई इंटू म्यू इंटू आई 1 इंटू आर, तो यहां से आई बाय आर क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू 1 बाय म्यू आ गया। तो म्यू क्या आ गया आपके पास टी बाय ई आ गया। So this is the a very important result, real depth, relation between real depth, apparent depth and refractive index of the medium. यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, that is called apparent shift. What is this apparent shift? Apparent shift क्या है, कितनी ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ये शिफ्ट कर गई, this is called apparent shift. Apparent shift क्या होगी, that is t minus a, और ये क्या होगी t इंटू 1 माइनस a बाय t, सो t इंटू 1 माइनस 1 बाय म्यू, दिस इज कॉल्ड apparent shift. क्लियर, एंड रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने जो ऑब्जेक्ट है एक ही मीडियम के उसकी डेप्थ के ऊपर रख दिया। इफ इट इज केप्ट इन ए मल्टीपल मीडियम्स, यहाँ पे ये सपोज कर लो आपके पास यही मीडियम क्या है डिफरेंट मीडियम से डिवाइड हुआ है, इतनी थिकनेस T1 का आपके पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है μ1 है, थिकनेस T2 ये उसके बाद थिकनेस T2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है μ2 है। इस तरह से चलता गया, ये आपके पास थिकनेस क्या है Tn है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μn है। तब उस केस में इस सब्जेक्ट की एपरेंट डेप्थ क्या होगी, टोटल एपरेंट डेप्थ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगी उस केस में, दैट इज इक्वल टू T1 बाय μ1 प्लस T2 बाय μ2 प्लस डैश डैश प्लस Tn बाय μn। T1 T2 T3 डैश डैश Tn क्या है, these are the thickness of different mediums having refractive indices μ1 μ2 μ3 डैश डैश μn। क्लियर, और इस केस में टोटल एपरेंट शिफ्ट कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ1 प्लस T2 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ2 प्लस डैश डैश प्लस Tn इंटू 1 बाय 1 माइनस 1 बाय μn। ये आपके पास क्या होगी टोटल एपरेंट शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर ना, यहां पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अभी हमने क्या लिखा था कि ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन ए, ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ी हुई है डेंसर मीडियम में पड़ी हुई है। ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं उसको, रेयर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हैं,
उस केस में उसकी एपरेंट डेप्थ हमें कितनी दिखाई दे रही है, रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाई दे रही है। मींस वो ऑब्जेक्ट हमें ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही है, मींस उसकी डेप्थ हमें एक्चुअल डेप्थ से कम दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उल्टा हो, अगर कोई ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ी हुई है, रेयर मीडियम में पड़ी हुई है, उसको ऑब्जर्व हम कहां से कर रहे हैं, डेंसर मीडियम से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उस केस में क्या है, वो हमें ऑब्जेक्ट जो है अब ये दिखाई देगी। वो हमें, अगर हम उसको डेंसर मीडियम से देखेंगे तो डेंसर मीडियम से वो हमें जितनी डिस्टेंस के ऊपर पड़ी है उस डिस्टेंस से भी हमें वो दूर दिखाई देगी। देखिए कैसे, आपके पास सपोज कर लो ये एक मीडियम है, इस मीडियम की थिकनेस कितनी है, t है, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू है। यहां पे एक ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है इस मीडियम के सरफेस से, कितनी हाइट के ऊपर पड़ी हुई है, h हाइट के ऊपर पड़ी हुई है। ये h इसकी क्या है, रियल हाइट है। अब इसको हम ऑब्जर्व कहां से कर रहे हैं, इस डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब जब डेंसर मीडियम से ऑब्जर्व करेंगे, एक रे हमने क्या ले ली, आपके पास नॉर्मल के लॉन्ग ले ली, विच इज गोइंग अनडेविएटेड अंदर चली जाएगी। दूसरी रे हमने क्या लिया कि किसी एंगल के साथ फॉल करवा दी, और एज इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, जिसके कारण इट विल बी बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ ये बेंड करेगी। ये आई एंगल के साथ फॉल की, किस एंगल के साथ रिफ्लेक्ट करेगी, आर के साथ रिफ्लेक्ट करेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहां जाके मीट करेगी, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो ये इसकी इमेज जो है कहां पे बनेगी, इस डिस्टेंस के ऊपर, इस एपरेंट हाइट के ऊपर बनेगी। एच आर क्या है, इसकी रियल हाइट है, तो इसकी एपरेंट हाइट क्या हुई, एच ए हुई। तो यहां पे आपके पास जो रिलेशन आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दैट इज इक्वल टू एपरेंट हाइट डिवाइड बाय रियल। वहां पे क्या था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, रेशियो द रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ था। इस केस में क्या है, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट है। क्लियर, उल्टा रिजल्ट है। तो इसको भी हम वैसे ही प्रूव कर लेंगे। यहां पे कैसे प्रूव करेंगे, ये एंगल आई है तो आपके पास ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। ये आर है तो ये भी आपके पास क्या होगा, आर होगा। क्लियर, इसे हम इस पॉइंट को क्या कह लें, ए कह लें, इसे बी कह लें, इसे ओ कह लें, इसे आई कह लें। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ओ ए, और आई क्या आ जाएगा आपके पास, सॉरी दिस इज नॉट आर, दिस इज आई एम सॉरी, दिस आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन ओ ए, और आपके पास आर क्या आ जाएगा, दैट इज ए आई अपॉन ए बी। क्लियर, आर क्या आ जाएगा, दैट इज ए बी अपॉन ए आई आ जाएगा। तो आई अपॉन आर क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ए आई अपॉन ओ ए। क्लियर, अब यहां पे क्या लिखेंगे, दैट इज आई इंटू स्नेल्स लॉ क्या लिखा जाएगा, 1 इंटू आई दैट इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। तो आई अपॉन आर क्या आ गया, दैट इज इक्वल टू आई अपॉन आर दैट इज इक्वल टू म्यू आ गया। तो इस आई अपॉन आर को क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं। व्हाट इज ए आई क्या है, एच ए, ओ ए क्या है, एच आर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया आपके पास, एपरेंट हाइट अपॉन रियल हाइट आ गया। क्लियर, फिर एक बार देख लीजिए, आपके पास यहां पे इस ट्रायंगल से ओ ए बी ट्रायंगल में आई किसके बराबर आ गया, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बी अपॉन ए ओ। ए बी क्या, आई क्या आ गया, ए बी अपॉन ए ओ। क्लियर, और इन ट्रायंगल ए बी आई में आर किसके बराबर आ गया, दैट इज ए बी अपॉन ए आई। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, आई बाय आर क्या आ गया आपके पास, ए आई अपॉन ए ओ आ गया। ए आई क्या है आपके पास, एच ए ओ क्या है आपके पास, एच आर। तो आई बाय आर क्या आ गया, एच ए बाय एच आर आ गया। अब हमने स्नेल्स लॉ यूज कर लिया, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। म्यू यहाँ पे क्या है, 1 है, और थीटा क्या है यहाँ पे, आई, तो 1 इंटू साइन आई। अब यहाँ पे म्यू क्या है, म्यू, थीटा क्या है, आर, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू इंटू साइन आर। तो क्या आ गया,
as angles are very small, so we can take their tangent only. We can take their simple angle. तो क्या आ जाएगा 1 into I will be equal to क्या होगा mu into R होगा. यहां से हम कहेंगे I by R is equal to क्या आ गया mu के बराबर आ गया. इस I by R को mu से रिप्लेस कर दिया. So this becomes HA upon HR. This is the ratio of apparent height to the real height. Clear? तो मीन्स किसी ऑब्जेक्ट को डेंसर से ऑब्जर्व कर रहे हो और ऑब्जेक्ट क्या होगी आपको अवे दिखाई देगी, और किसी ऑब्जेक्ट को रेयर से ऑब्जर्व कर रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट क्या है नजदीक दिखाई देगी. कारण इसका ये है कि अगर कोई कन्वर्जेंट बीम होती है तो वो आपके पास उसका कन्वर्जेंस पॉइंट टुवर्ड द मीडियम शिफ्ट कर जाता है. डाइवर्जेंट मीडियम है तो उसका डाइवर्जेंस पॉइंट शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द मीडियम है. इस चीज को भी मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कल आपके साथ इसको कंटिन्यू रखूंगा. क्या बच्चों ये दोनों तीनों लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर रे ऑप्टिक्स का अच्छी तरह से रिवाइज करके आओ. जो भी आपको पीछे जहां भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, ट्यूशंस में आपको जो भी आपको असाइनमेंट्स वगैरह मिली हुई हैं इन टॉपिक्स के रिलेटेड, तो आप उनके अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके आओ. जो मैंने छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपको करवाए हैं उनको भी थोड़ा सा रिवाइज करके आओ. और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, आप अगर ये जितना काम मैं आपको करवा रहा हूँ उसके बाद आपको नीट एग्जामिनेशन में कोई भी आपको 150 मार्क्स लेने से रोक नहीं सकता है. बोर्ड एग्जामिनेशन में 95 मार्क्स से लेने में आपको 95% मार्क्स लेने से कोई रोक नहीं सकता है. अगर नीट एग्जामिनेशन में आपके 150 मार्क्स फिजिक्स में आ जाते हैं तो एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपकी एडमिशन को कोई भी नहीं रोक सकता है. ठीक है बच्चों. सो थैंक यू वेरी मच.